नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। ऑनलाइन गेम की लत जान की आफत। जी हां, फरीदाबाद में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक छात्र की जान ले ली है। जैसी बोस YMC यूनिवर्सिटी के BSc अंतिम वर्ष के छात्र ने लाखों रुपए हारने के बाद अपने ही घर के बाथरूम में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना का खुलासा मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट से हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान आदित्य ठाकुर के रूप में हुई है, जो कि सेक्टर 77 स्थित जल विहार वेलफेयर सोसाइटी का निवासी था। पुलिस के अनुसार वह जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी में BSc के अंतिम वर्ष का छात्र था। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह ऑनलाइन जुए में हारे हुए पैसे वापस जीतने की लालच में लगातार दांव लगा रहा था और लाखों रुपए अब तक गंवा चुका था और इसी के बाद उसने अपनी जान भी दे दी। तो ऑनलाइन गेमिंग की लत कितनी बुरी हो सकती है, आप ये समझिए कि किसी की जान तक जा सकती है। ये मामला सामने आता है फरीदाबाद से, जहां पर एक BSc के स्टूडेंट ने, जो कि 3rd ईयर का स्टूडेंट था, उसने अपनी जान दे दी। उसने रिवॉल्वर से अपनी जान दे दी है और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं उस कॉलेज की। YMCA कॉलेज है जहां का ये छात्र बताया जा रहा है, आदित्य इसका नाम है, और ये ऑनलाइन गेमिंग में काफी पैसे हार चुका था। पैसे हारा, लेकिन साथ ही साथ इसको लत लग गई थी ऑनलाइन गेमिंग की, ऑनलाइन सट्टा लगाने की। ये फरीदाबाद का मामला है, कैसे 22 साल के एक छात्र के मस्तिष्क पर एक तरीके से लत लगी और उसने अपनी ही जान दे दी है। एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जेसी बोस यूनिवर्सिटी के BSc 3rd ईयर के छात्र आदित्य ने अपने ही घर के बाथरूम में स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए, मैं इस वक्त उसी जेसी बोस यूनिवर्सिटी पर खड़ी हूं और इसी यूनिवर्सिटी का आदित्य छात्र था और जो सुसाइड नोट आदित्य छोड़कर गया, उसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आदित्य अपनी मां के साथ ग्रेटर फरीदाबाद की KLG सोसाइटी में रहता था। उसके साथ उसका छोटा भाई और ताऊ उसके साथ रहते थे। पिता का साया आदित्य के सर से उठ चुका था। सुसाइड नोट में आदित्य ने लिखा कि वह गलत संगत में पड़ गया था। इसके बाद उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई। लगातार वे उसकी ओर आकर्षित हो रहा था और इसी चक्कर में वो लगातार खेलता गया और हारता गया और ऐसे में मानसिक दबाव उसके अंदर इस कदर पैदा हो गया कि आखिर परेशान होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब गोली मारी बाथरूम में आदित्य ने, तो उस वक्त उसकी माँ और भाई अन्य लोगों को बुलाकर आए। दरवाजा खोला तो बाथरूम के अंदर खून से लथपथ आदित्य पड़ा हुआ था। उसके बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसके बाद उसका दाह संस्कार किया गया। इस मामले में पुलिस जो है आदित्य के दोस्तों से, परिजनों से इस बात को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर इतना क्या दबाव था कि एक युवक ने अपने सुनहरे भविष्य को छोड़ते हुए इस कदर का आत्मघाती कदम उठाया। इस मामले को लेकर जब परिजनों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि आदित्य को किसी तरह की कोई परेशानी होती तो शायद परिजनों को इसकी भनक लग जाती, लेकिन परिजन इस मामले में बिल्कुल अनभिज्ञ नजर आए। साथ में दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने भी इस बारे में कुछ खास नहीं बताया। ऐसे में अब सवाल ये है कि ऑनलाइन गेमिंग किस तरह से युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में जरूरत है परिजनों को, जरूरत है स्वजनों को अपने बच्चों पर और अधिक निगरानी रखने की, ताकि फिर कोई आदित्य इस ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार ना हो और फिर किसी घर का चिराग इस तरह से खुद को गोली मारकर या कोई और तरीका अपनाकर आत्मघाती कदम ना उठाए। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़। देखिए, आज दोपहर लगभग 12 बजे के लगभग थाना BPDP में सूचना प्राप्त हुई कि आदित्य नाम के लड़के के द्वारा अपने आप गोली मार ली है। उसकी डेड बॉडी सर्वोदय अस्पताल में आई है। तो जिस सूचना पर थाने की टीम अस्पताल पहुंची, जहां पर उस लड़के की मां द्वारा पुलिस को लिखित में दिया कि उसका बेटा आज दिन में लगभग 10 साढ़े 10 बजे बाथरूम में गया था और अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई, तो उन्हें दरवाज़ा तोड़ कर देखा तो
आदित्य के माथे में गोली लगी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका अस्पताल में लेके आए थे और इस मामले में उसके बेटे द्वारा खुद ही गोली मार दी गई है। तो कैसे देखिए ऑनलाइन गेम की लत जान की आफत बन रही है, इसी पर करेंगे खास चर्चा और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, जहां पर पूजा मल्होत्रा है, साइबर एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। श्वेता अग्रवाल है, मनोचिकित्सक है, बहुत स्वागत है आपका श्वेता जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। शुरुआत में करूंगी श्वेता जी आप ही के साथ। देखिए सबसे पहले आउटडोर गेम्स के मुकाबले बच्चों का जो झुकाव है वो इंडोर गेम्स की तरफ होता है, और खास तौर से इंडोर गेम्स में भी काफी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बच्चे क्या चुनते हैं? मोबाइल फोन्स में भी ऑनलाइन गेम खेलना। ये ऑनलाइन गेम की लत इतनी जानलेवा क्यों हो रही है? आप कैसे देखती हैं, क्या समझा पाएंगी आप तमाम व्यूअर्स को इस वक्त? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि फिजिकल गेमिंग आजकल बच्चे अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक डिसिप्लिन चाहिए। बाहर जाएंगे, गेम्स खेलेंगे, और जैसा आजकल मौसम भी हो गया है, गर्मी है, ये मोबाइल एक कन्वीनियंट चीज है। और आई थिंक जो पेरेंट्स भी ना शुरू से बच्चों को कंफर्ट देने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। मैं आजकल देखती हूँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चों, माएँ छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन देके उन्हें खाना खिला रही हैं। कहीं पार्टी में जाना है, वो फ्री होना चाहती हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। तो बच्चों को शुरू से वो आदत हो जाती है कि वो मोबाइल के साथ खेलें, रहें। और जैसे वो बड़े होते हैं वो यही मोबाइल गेम्स खेलने लग जाते हैं। इन बच्चों आजकल ये मोबाइल गेमिंग जो बच्चे कनेक्ट करके खेलते हैं, सब लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं, 5-6 बच्चे, टीम बन जाती है, पैसे लगाते हैं। तो ये सब बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स के पास कहीं ना कहीं वक्त नहीं है अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए, तो उनको सबसे आसान लगता है कि खेलना। इसलिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाया, और पेरेंट्स वर्किंग हैं, मदर्स के पास टाइम नहीं है, तो आई थिंक। बिल्कुल। पूजा जी आप क्या समझती हैं? देखिए केवल ये वही कंडीशन तो नहीं होगी कि वर्किंग पेरेंट्स हैं, वर्किंग लाइफ है पेरेंट्स की, इस वजह से बच्चे जो है मोबाइल की तरफ झुकाव उनका है। और भी लोग देखे हमने जहां पर जो हाउसवाइफ्स भी होती हैं उनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन में लगे रहते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला फिलहाल फरीदाबाद से सामने है, जहाँ पर ये कोई बच्चा तो नहीं था, BSc का स्टूडेंट था, वो भी 3rd ईयर में था, नौजवान व्यक्ति था, और ऑनलाइन गेमिंग की लत इस कदर थी कि उसने कई पैसे भी इसमें गवा दिए और उसके बाद सुसाइड कर लिया। जी। तो इसमें मैं यही जोड़ना चाहूंगी, श्वेता जी जो कह रही हैं वो सही है बिल्कुल, पर इसमें हमें ये समझना है एज पेरेंट्स कि जो गेमिंग है वो सिर्फ एक गेम तक सीमित नहीं रह गया है, वो एक हाई रिस्क एक्टिविटी बन चुका है, जहां पर मनी और साइकोलॉजी एक साथ आ जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम जो है वो और एस्केलेट हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब आप समझें कि गेमिंग तक सीमित ना रह के जब रियल मनी इन्वॉल्व हो रहा है तो वो एक तरह का एडिक्शन लूप बन जाता है, जहां पे पैसा पहली बार, अगर जो गेमर है वो पहली बार पैसा लगा के हारता है तो उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि मैं अपना पैसा दूसरी बार खेलकर वापस ले लूंगा। पर जब वो होता नहीं है तो एक विशियस साइकिल, एक चक्रव्यूह में ट्रैप हो जाता है, जहां पे लॉस से रिकवरी करने की कोशिश की जाती है, फिर और लॉस होता है, और वहां से स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते सीक्रेसी तक पहुंच जाता है, जहां बच्चा या यंग अडल्ट अपने पेरेंट्स से, अपने परिवारजनों से ये बात छुपाने लगता है। और क्यों छुपाता है वो एक बहुत अहम सवाल है हम पेरेंट्स के लिए। तो ये मैं बात करूंगी नॉट जस्ट एज अ साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर, बट एज अ पेरेंट ऑल्सो। हमें अपने आप से ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि बच्चे ये बात हमसे क्यों छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैं ऐड करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फियर होता है बच्चे के दिमाग में कि मेरा जो डिवाइस है, मेरा फोन जो है वो मुझसे छीन लिया जाएगा। अगर पेरेंट्स को पता चलेगा कि मैं इस तरह की गलत एक्टिविटीज में फंस गया हूँ, इन्वॉल्व हो गया हूँ, तो वो डिवाइस मुझसे छीन लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जैसा कि श्वेता जी ने कहा, बच्चों को आदत है फोन यूज करने की, तो वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली अटैच्ड हैं अपने डिवाइसेस से। तो ये एक प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि समझें। और जैसे हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, मैं एक MCB फॉर्मूला देना चाहूँगी पेरेंट्स को डिजिटल सेफ्टी के लिए,
जहाँ पे एम स्टैंड्स फॉर मॉनिटर एंड कंट्रोल। मतलब आपको एज अ पेरेंट पता होना चाहिए कि बच्चा ऑनलाइन क्या कर रहा है, कौन सी एप्स है, कितना टाइम डिवोट कर रहा है। और जैसे हम बाकी एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं, उसी तरह हमें उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करने की एक व्यवस्था बनानी चाहिए। सी बिल्कुल स्टैंड करेगा। जी बताएं। बिल्कुल, उस पर भी हम आएंगे पूजा जी, लेकिन अगर इस पूरे केस को समझा जाए तो श्वेता जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। इस केस में आप कैसे देखती हैं जो ये आदित्य था, जो कि छात्र था, इसकी मेंटल स्टेट कैसी थी जिसने सुसाइड को लास्ट ऑप्शन चुना? और अगर जनरल केस में भी देखा जाए तो वो स्टेज कौन सी होती है? कोई भी अगर XYZ कोई भी अगर व्यक्ति है जो ऑनलाइन गेम के एडिक्शन उसको हो चुका है ऑनलाइन गेम खेलने का, तो वो स्टेज कौन सा होता है जिसमें उसको पीछे हटना ज़रूरी है? कब वो व्यक्ति फंसता जाता है उस जाल में ऑनलाइन गेमिंग की और वो कुछ सोचता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, शक्ति खत्म हो जाती है सोचने समझने की? देखिए, एडिक्शन, जो भी एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन होता है ना, वो जो वो वन डे में नहीं आता है, वो इट्स एन इवेंचुअल प्रोसेस। और इसमें मैं ये कहूंगी कि ये कहना कि वो आज एडिक्शन का शिकार हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए, जब बच्चे ने घर में पहली बार, पैसे तो घर से ही गए होंगे, ही वॉज नॉट अ अर्निंग मेंबर, तो पेरेंट्स को चाहिए वो मॉनिटर करे ना कि पैसा गया कहाँ। और हमेशा हमेशा अगर आप अपने बच्चे के साथ कॉन्टिन्यूअस कॉन्वर्सेशन में है, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट हमेशा सजेस्ट करती हूँ, डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, बच्चों से बात करो। और बच्चों से बात करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं होता डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि आज आपने क्या किया, आंसर कभी नहीं मिलेगा। हम हमेशा प्रोसेस देते हैं कि आप कैसे अपने बच्चों से इंटरैक्ट करो, और वो इवेंचुअली आपको करना होगा। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि मदर को या फैमिली मेंबर्स को ये पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा इस प्रोसेस में फंस गया है। अगर वो इन्वॉल्व है, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, अगर वो इन्वॉल्व है अपने बच्चे के साथ, तो हमेशा आपको वो सिग्नल मिलेगा एज अ मदर कि मेरा बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में घुस चुका है और मेरा बच्चा कहीं से एक हेल्प या एक उसकी उम्मीद रखता है। और ये इतना बड़ा विशियस सर्कल है जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व होगा, मार्क्स इन्वॉल्व होंगे, फिर वो उसका प्रोग्रेस इन्वॉल्व होगा, टीचर्स का प्रेशर इन्वॉल्व होगा, ये बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा। सुसाइड इज अ वेरी वेरी लास्ट स्टेज, जब चीजें बिल्कुल हाथ से निकल चुकी है, जब अति हो जाती है ना किसी चीज की। और उसमें मैं ये बिल्कुल मानने से इनकार करती हूँ कि इन द होल प्रोसेस फैमिली को पता ही नहीं है। अगर फैमिली को नहीं पता है तो ये बहुत ही सैड बात है। मतलब इसमें इससे बड़ी कोई दुख की बात नहीं है कि एक फैमिली को इतने दिनों में कोई सिग्नल ही नहीं मिला कि बच्चा उस तरफ चल चुका है। ये जो राह होती है ना, ये 1 मिनट में नहीं आ जाती है, 1 दिन में नहीं आ जाती है, ये एक प्रोसेस होता है पूरा। इस राह पे जब बच्चा चल पड़ता है, ये तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी जो उसने चूज करी है। इससे बिल्कुल। पीछे उसके ऊपर बहुत प्रेशर, बहुत डिप्रेशन, और वो खाने में फर्क आ जाता है, बच्चे के चलने में, बच्चे की एक्टिविटी में, थिंकिंग में। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो तो आपको जरूर सिग्नल मिलेगा, जरूर मिलेगा। कोई हो ही नहीं सकता कि सिग्नल नहीं मिलेगा। बिल्कुल, चीज़ें बिल्डअप होती हैं, डे बाय डे बिल्डअप होती हैं, ठीक है। लेकिन पूजा जी, आप कुछ सेफ्टी टिप्स बता रही थी जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, खास तौर से पेरेंट्स जो देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे सेफ महसूस करें? जी, तो जैसा कि श्वेता जी ने भी बोला और मैं भी पहले कह रही थी कि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं एमसीबी की बात कर रही थी कि पहले हम मॉनिटर और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बच्चे की एक्टिविटीज़ को। दूसरा, जैसा कि श्वेता जी ने कहा, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। तो बहुत अहम है कि हम जो कम्युनिकेशन चैनल है बच्चों के साथ, एनवायरनमेंट घर में ऐसा बनाए कि बच्चे बिना डरे, बिना किसी झिझक के, बिना हेजिटेट किए अपने मन की बात शेयर कर सकें। और हाँ, जैसा कि फाइनेंशियल और डिवाइस कंट्रोल दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पर पेरेंट्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि कुछ रेड फ्लैग सिग्नल्स वो हमेशा ध्यान रखें कि अगर फ़ोन बहुत ज़्यादा पोजेसिवली यूज़ किया जा रहा है, बच्चा एक्सट्रीमली सीक्रेटिव हो रहा है, देर रात तक लेट नाइट अपने डिवाइस पे इन्वॉल्व है, या जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है तो वहाँ अनएक्सप्लेन्ड मनी यूसेज हो रही है, फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, या किसी तरह के मूड स्विंग्स, इरिटेशन, सडनली सोशल विड्रॉल, तो कुछ तरह के सिम्टम्स ज़रूर होंगे। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल है जो खुला रहना चाहिए विद द चाइल्ड, एंड ऑल्सो सेटिंग बाउंड्रीज। तो एम फॉर कंट्रोल एंड मनी,
monitoring, and C for communication, and B for setting boundaries wherein late night phone usage ना यूज किया जाए. और हमें ये समझना है एज पेरेंट्स की जो डिवाइस है वो कोई अधिकार या राइट नहीं है बच्चे का, वो एक प्रिविलेज है जो एक रिवॉर्ड की तरह दिया जाना चाहिए. तो अगर किसी भी घर का ये एमसीबी स्ट्रांग है तो वहाँ डिजिटल शॉर्ट सर्किट हो नहीं सकता, वहाँ डिजिटल सेफ्टी जरूर रहेगी. दैट इज माय रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन टू पेरेंट्स. ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है एनसीबी को लेकर कि ये तमाम चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है जिससे कि माहौल जो है वो शांतिपूर्ण भी हो सकता है और ना केवल शांतिपूर्ण बल्कि डिजिटल तौर पर भी जो है वो हम खुद को महसूस कर सकते हैं सेफ. लेकिन श्वेता जी, अगर देखा जाए आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, जो बच्चे हैं जो ख़ास तौर से मोबाइल फ़ोन्स में ही घुसे रहते हैं वो चिड़चिड़े भी होते हैं. ये उनके इरिटेटेड रहते हैं, हर वक्त छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं. तो ऐसे बच्चों के लिए खास तौर से उनके जो फ्रेंड्स हैं, ट्यूशन फ्रेंड्स हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो, या उनके पेरेंट्स हो, या फिर उनके सिबलिंग्स क्यों ना हो, या जो आसपास के जो जहाँ पर वो रहते हैं, दिन रात रहते हैं, दिन रात समय बिताते हैं, वो लोग कैसे इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं उनको ठीक करने में, या फिर उनको इन सब चीज़ों से यानी कि डिजिटल दुनिया से बाहर लाने में? आई थिंक हमें कम्युनिटी गेम्स खेलनी चाहिए, कम्युनिटी प्रोग्राम्स ज्यादा होने चाहिए. जैसे पहले हम लोग को याद है हमारे बचपन में हम लोग शाम को कितना कम्युनिटी गेम्स खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, गेम्स खेलते थे, कैरम खेलते थे. वो सब चीजें मैं देख रही हूँ आजकल खत्म हो गई हैं. आजकल हर चीज एक प्लान्ड एक्टिविटी बन गई है कि आप एक क्लास से ले जाओगे, यू नो, विच हैज अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम कि जी 5 से 6 आपने फुटबॉल जाना है, 6 से 7 आपने बैडमिंटन खेलना है, 7 से 8 आपने स्विमिंग करनी है. उससे होता क्या है, बच्चे चिड़चिड़े और हो जाते हैं. मैं देखती हूँ बच्चे कहते हैं मैम मम्मी तो एक क्लास के बाद दूसरी क्लास भेजती है, मैम हम थक गए हैं. फिर वो रिवोल्ट आता है, वो रिबेलियन आता है, वो रिबेलियस एटीट्यूड आता है. तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें, हमारे बच्चों को, हमारी पर्सनालिटी को डैमेज कर रही हैं. मैं चाहती हूँ कि जाइए पुराने दौर में जहाँ बच्चे पेरेंट्स बैठ के शाम को कैरम बोर्ड खेलते थे, लूडो खेलते थे, स्नेक्स एंड लैडर खेलते थे, हंसते थे, बातें करते थे, दादा दादी की कहानियां सुनते थे. वही एक्टिविटीज वही हैं, पर उनको इतना क्लासेस का नाम मत दीजिए. अपने आप बच्चे अंदर से खेल के मुस्कुराएंगे और खेलेंगे. कभी हारने दीजिए, कभी जीतने दीजिए. आपको सुन के हैरानी होगी कि आजकल अगर हम बच्चों के साथ गेम्स खेलते हैं और बच्चे हार जाएं, वो गेम उठा के फेंक देते हैं, यू नो, लूडो फाड़ देते हैं, कैरम बोर्ड के ऊपर रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और फिर हार के माँ कहती है कि इसको जीतने दो. नहीं, हार का मजा चखिए, तभी तो जीत का अनुभव होगा. निश्चित तौर पर. पूजा जी, देखिए आजकल कई सारे ऐप्स ऐसे हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे हैं जो काफ़ी इंटरेस्ट बनाते हैं लोगों में, युवाओं में, यंगस्टर्स में. ना केवल यंगस्टर्स, मैं पे बात करूंगी जो अलग अलग उम्र के लोग भी हैं, खास तौर से वो भी उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं कि वो इस तरीके से बिल्ड करते हैं उस ऐप को, उस सॉफ्टवेयर को. तो इसमें कोई हम सिक्योरिटी अपना सकते हैं क्या अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल फोन्स में? अगर आप कुछ बता पाए तो. जी, तो एक तो बहुत सारे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बहुत वीडियो क्लोनिंग, वॉइस क्लोनिंग और तरह के रिस्क्स यहाँ पर जुड़ गए हैं. तो यहाँ ज़रूरी है कि हम एक तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें व्हाट्सएप पे भी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे. तो जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, दैट गिव्स यू अ डबल वॉल ऑफ प्रोटेक्शन. मान लीजिए अगर कोई चोर है, उसके पास मेरे मेन दरवाजे की चाबी है, घर के मेन दरवाजे की, पर अगर उसके पास मेरे पर अलमारी या कबर्ड की या लॉकर सेफ की चाबी नहीं है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे. तो उसी तरह जब हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं तो 2 पासवर्ड्स जब तक नहीं होंगे हैकर के पास, तब तक वो हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो एक ये बहुत अहम चीज़ है कि जब भी हम कोई एप्स यूज़ कर रहे हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर यूज़ करें. और दूसरा सवाल ये भी आता है कि जैसा कि श्वेता जी ने कहा, पहले बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, अब सब लोग अपने मोबाइल्स पे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों. तो यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपने स्क्रीन से जुड़े हुए हैं तो इट इज नॉट एक्चुअली द स्क्रीन और द गेम दैट इज एडिक्टिव, इट इज द डोपामिन जो एक हमारा नेचुरल बायोकेमिकल बॉडी में रिलीज होता है जब भी हम कुछ अच्छा
देखते हैं या हमारी कोई तारीफ होती है या हम कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं या कुछ अच्छा खाना दिखाई देता है तो एक डोपामीन रश आता है बॉडी में। उसी तरह अब वो डोपामीन जो हमें दूसरी एक्टिविटीज से मिल रहा था वो अब रिप्लेस होके हमें हमारे स्क्रीन से मिल रहा है। तो जब इंस्टाग्राम पे लाइक्स आते हैं या किसी गेम में हम जीतते हैं तो वो डोपामीन इंक्रीज होता है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमें स्क्रीन से या इन एप्स या गेम से दूर ले जाकर पुरानी ट्रेडिशनल गेम्स, कॉन्वर्सेशंस, आउटिंग्स, आउटडोर एक्टिविटीज कैसे हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं ताकि वो स्क्रीन से हटके ज्यादा प्रोडक्टिव चीजों तक हम पहुंच सकें। तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा पेरेंट्स को, फैमिलीज को, कि वो बहुत ज़रूरी है कि हम उस रिस्क से हटके कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और फैमिली टाइम कैसे हम उसको एक फन और क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा श्वेता जी, इस पूरे केस में जो कि फरीदाबाद में देखने को मिला, जहां पर 22 साल के इस छात्र ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया, क्या आपको लगता है कि इस छात्र ने कभी कोशिश नहीं की होगी कि वो अपने पेरेंट्स तक गया हो? कोशिश की होगी, भले ही पेरेंट्स ना हो, भाई बहन कोई हो, क्या उसने पहुंचने की कोशिश तो की होगी कि हाँ वो परेशान है या फिर कुछ तकलीफ उसको है, या कुछ कोशिश तो की होगी ना? जब कोई व्यक्ति इस हाल में होता है तो उसका माइंड क्या करता है, किसी से सुसाइड कर ले या फिर एक बार बात करे, लोगों से, परिवार से बातचीत करे? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जरूर बच्चे ने सिग्नल दिया होगा, चाहे वो सिग्नल डायरेक्ट नहीं हो सकता है, वो डायरेक्ट ना हो। इस पे कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मुझे उनकी फैमिली सेटअप नहीं मालूम, फैमिली का क्या सेटअप है, मदर और चाइल्ड का इंटरेक्शन लेवल क्या है, कितना वो उसमें कन्फाइड कर सकता है माँ में। जैसे पहली बार बच्चे के अगर मार्क्स कम आए, ठीक है, वो फेल हो गया, 10 में से 2 आए, 3 आए, माँ ने लेके लगाए, चटा चटा थप्पड़ मारे, बच्चा अगली बार डर जाएगा, वो नहीं आएगा माँ के पास। पर वहीं अगर एक माँ है जिसने बोला कोई बात नहीं बेटा, 2 नंबर से कोई जिंदगी नहीं बदल गई, आप अगली बार मेहनत करिए, नंबर आएंगे, वो बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दिया आपने, ना वो कभी जिंदगी में झूठ बोलेगा और ना वो माँ से डरेगा। तो हमें नहीं मालूम कि इस फैमिली का सेटअप क्या रहा होगा, पर मैं एक चीज बिल्कुल 100% कहती हूँ कि बच्चे ने अगर डायरेक्ट सिग्नल नहीं दिए होंगे तो इनडायरेक्ट सिग्नल्स 100% आते हैं। सिर्फ वो पेरेंट्स या फैमिलीज हैं उन्होंने पिक नहीं किया, और क्यों नहीं किया, उनके कोई पर्सनल रीजंस रहे होंगे। तो मतलब इसमें एक पर्सनल कमेंट करना बहुत मुश्किल है और ना मैं करना चाहूंगी कि फैमिली के क्या हालात हैं, हमें नहीं मालूम। कभी कभी सिचुएशंस होती हैं, शायद माँ की अपनी कोई मजबूरी नहीं होगी कि वो जान के भी कुछ नहीं कर पा रही थी, मालूम नहीं ना इस केस में क्या रहा होगा, हमें उनके पर्सनल लाइफ नहीं मालूम। पर हाँ, ये बात बिल्कुल 100% है कि बच्चे ने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सिग्नल जरूर दिए होंगे। बिल्कुल। देखिए पूजा जी, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना हो, एआई क्यों ना हो, चैट जीपीटी, लगातार जिस तरीके से हम बात भी कर रहे हैं इस पर, ये बहुत ऑप्शंस है। केवल अब ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन में जो गेम्स हैं उस तक बच्चा पहुंचे, कई सारे ऑप्शंस, यानी कि जो रीच है वो बहुत आसान हो चुकी है बच्चों के लिए। ये भी एक रीज़न है, ये भी मान सकते हैं। एक्सेस जो है वो बहुत आसान हो चुका है, इजिली एक्सेसिबल है। जी बिल्कुल, जो एक्सेस और अवेलेबिलिटी का जो एक हम उसमें फंस गए हैं क्योंकि बहुत एक्सेसिबल हो गया है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गेन करना। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेलुसिनेट कर रहा है, वो गलत जवाब दे रहा है। तो ये ट्रांजिशन जो बुक से हमें गूगल तक और गूगल से चैट जीपीटी या जेमिनाई तक ले गया है, वो बहुत हाई स्पीड पे ये ट्रांजिशन हुआ है कि हम उसको अभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, और जो उसमें रिस्क्स हैं वो हम देख ही नहीं पा रहे क्योंकि हम इसी में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अगेन एक रिकमेंडेशन रहेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एक लिमिट तक यूज करें एज अ सपोर्ट, नॉट एज अ रिसर्च और या एक लर्निंग टूल की तरह नहीं। और हम ये समझें कि वो सिर्फ एक टूल है, हम उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट होके अपनी क्रिएटिविटी या अपनी जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं उनको हम एक तरह से ख़त्म करते जा रहे हैं क्योंकि इतने हम डिपेंडेंट हो गए हैं ऑन एआई एंड सोशल मीडिया। ये ऑनलाइन गेमिंग एक माध्यम बन गया है, हमारा एक वेंट बन गया है,
और हमें पता भी नहीं चल रहा कि वो साइकोलॉजिकल लेवल पे किस हद तक हमारे को डिप्लीट करता जा रहा है। ठीक है, पूजा मल्होत्रा जी, श्वेता अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपने अपना कीमती वक्त दिया है हमें और अपने इस खास मुद्दे पर आपने जानकारी भी दी कि खुद को आप कैसे बचा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहें इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।